बच्चों, पिछली क्लास में हमने व्याकरण में क्या पढ़ा था? विसर्ग संधि हम कर रहे थे। विसर्ग संधि में 5 नियम हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे छठा नियम। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का छठा नियम। विसर्ग संधि का छठा नियम क्या है? नियम 6। इसमें क्या है कि यदि विसर्ग से पहले ए आ हो, ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में घोष वर्ण, घोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी स्वर किसी भी वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यह, लव और है आदि में से कोई भी आए तो विसर्ग का क्या बन जाता है? रे बन जाता है। तो देखो, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर, ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर आए तथा विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद घोष वर्ण, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? सभी स्वर, सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, व पांचवा वर्ण यह लव है, ये है घोष वर्ण। आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? रे हो जाता है। विसर्ग का रे हो जाता है। ये है विसर्ग संधि का छठा नियम। तो विसर्ग से पहले तो ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर कोई भी हो, तथा विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? रे बन जाता है। ये है विसर्ग संधि का छठा नियम। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, तब हमें यह संधि अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहला उदाहरण देखो, सबसे पहला है नीह प्लस आशा। नीह प्लस आशा। तो देखिए अपना छठा नियम लागू हो रहा है क्या? यहाँ पे ई है, यानी ए या आ में से कोई स्वर नहीं है, और विसर्ग के बाद क्या है? स्वर है, यानी स्वर घोष वर्ण में आते हैं, स्वर है। तो
विसर्ग का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा और आ इसमें जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा निराशा। फिर अगला है निर्गुण, दूसरा है निय प्लस गुण, इसका होगा निर्गुण। फिर तीसरा है निय प्लस दय, निय प्लस दय। चौथा है दुह प्लस ग। पांचवा गण क्या है, दुह प्लस नीति, प्लस नीति। तो इनको देखो कि विसर्ग संधि का छठा नियम लागू हो रहा है क्या, यहाँ पे ई है और यहाँ पे द है, यानी तीसरा वर्ण है। यहाँ उ है और यहाँ भी तीसरा वर्ण है, यहाँ उ है और यहाँ पांचवा वर्ण है। तो इस तरह के नियम लागू होने पर विसर्ग का क्या बन जाता है, रे बन जाता है और निय प्लस दय से शब्द बन जाएगा निर्दय, दुह प्लस ग से दुर्ग और दुह प्लस नीति से दुर्नीति। इस प्रकार से बन जाएंगे। फिर आगे देखो उदाहरण, छठा उदाहरण देखिए क्या है, दुह प्लस गम। छठा उदाहरण है दुह प्लस गम। और अगला है निय प्लस लज। और अगला है पुनः प्लस जन्म। अगला उदाहरण क्या है, पुनः प्लस जन्म। अब इनमें देखो अपना विसर्ग संधि का छठा नियम लागू हो रहा है क्या, यहाँ पे उ है और यहाँ पे तीसरा वर्ण है, यहाँ ई है और यहाँ पे यरलव में से ल है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे तीसरा वर्ण है। तो यह शब्द क्या बनेगा, दुह प्लस गम से क्या बनेगा, दुर्गम। निह प्लस लज से निर्लज और पुनः प्लस जय से जन्म से पुनर्जन्म। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। फिर अगला देखो दुह प्लस उपयोग। अगला संधि विच्छेद क्या है, दुह प्लस उपयोग। विसर्ग से पहले उ है और विसर्ग के बाद स्वर है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा और शब्द बनेगा दुरुपयोग। फिर अगला है दुह प्लस भावना। दुह प्लस भावना, इसमें चौथा वर्ण है विसर्ग के बाद और विसर्ग से पहले उ है, तो शब्द क्या बनेगा, दुर्भावना। आधा रे जो होता है वो अगले शब्द पे चला जाता है, इतना तो आप सब जानते ही हैं। फिर अगला क्या है, निह प्लस भय। अगला संधि विच्छेद है निह प्लस भय। इसमें भी पहले ई है और विसर्ग के बाद चौथा वर्ण है और शब्द बनेगा निर्भय। फिर अगला है दुह प्लस दिन।
अगला क्या है, दु है प्लस दिन। विसर्ग से पहले ऊ है और विसर्ग के बाद द यानी तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग का र होने पर शब्द बनेगा दुर्दिन। फिर अगला है दु है प्लस गुण। दु है प्लस गुण, इसको मिलाकर शब्द बनेगा दुर्गुण। फिर अगला है नी है प्लस अर्थक। अगला क्या है, नी है प्लस अर्थक, इसको जोड़कर शब्द बनेगा निरर्थक। बनेगा निरर्थक। फिर अगला है नी है प्लस मल। नी है प्लस मल, इसको जोड़कर शब्द बनेगा निर्मल। अगला है नी है प्लस मूल। नी है प्लस मूल, इसमें यहाँ ई है और विसर्ग के बाद पांचवा वर्ण है, तो विसर्ग का र हो जाएगा और शब्द बनेगा निर्मूल। निर्मूल शब्द बन जाएगा। और नी प्लस मल, इसमें यहाँ विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद पांचवा वर्ण है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, र हो जाएगा और शब्द बनेगा निर्मल। इस प्रकार से हम विसर्ग संधि को कर सकते हैं। इसी नियम के साथ हमारी विसर्ग संधि पूरी हुई और विसर्ग संधि के साथ हमारा संधि का जो पाठ है, संधि का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। सारी संधियाँ अच्छे तरीके से कर लें और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।